क्या बिना किसी कोचिंग के एसएससी सीजीएल क्रैक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है और ये 100% किया जा सकता है। इस पे कितना अच्छा लिखा है कि 35 लाख की भीड़ देख के क्या सोचा हम डर जाएंगे, हम कर जाएंगे, और एक्चुअल में वो कर जाओगे। आपको प्रिसाइज रखना है चीजों को। जो चीजें बहुत सिंपल है उनको एक बार रिवाइज करके छोड़ दिया, जो चीजें टफ लग रही है उनको पॉइंट आउट कर हाईलाइट कर लिया और उनको रिवाइज करना है। जिस तरह से आप हिंदी बोल पाते हो ना, इंग्लिश आप इजीली सीख जाते हो। ये भ्रम है कि हमको इंग्लिश नहीं आएगी। या देखो यार, नोट बनाने का बस किताबें भरना नहीं होता है। मेरा ये मानना होता है कि नोट बिल्कुल प्रिसाइज बनने चाहिए और उसका एक तरीका होता है। सीजीएल में 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस, इंग्लिश और कंप्यूटर। अब 5 सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो यार पूरा सेंटेंस में एरर नहीं होती है, एक वर्ड में एरर होती है और एसएससी के वर्ड गिने चुने होते हैं कि ये फर्नीचर है तो उसके बाद आर्टिकल नहीं आएगा। तैयारी के दौरान डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, रिलेटिव्स से मतलब प्रेशर होना, अपने घर वालों का प्रेशर होना इतना ज्यादा आता है ना कि आप बियर नहीं कर पाते। एसएससी की रीजनिंग काफी इजी आती है, मुझे लगता है बोनस है अपने लिए। टारगेट करो 25 में से 25 स्कोर हो जाए। नमस्कार, स्वागत है सभी का एक बार फिर से एसएससी फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज के इस इंटरव्यू में हमारे साथ मौजूद हैं अर्जुन बागवान भाई। एक्साइज इंस्पेक्टर हैं एसएससी सीजीएल 2021 से, ठीक है। और इससे पहले भी अगर इनका इंटरव्यू आप सभी लोगों ने देखा है तो काफी शानदार इनकी जर्नी रही है, बहुत मोटिवेशनल जर्नी रही है। एक छोटे गांव से निकल के एक्साइज इंस्पेक्टर बने, अपने माता पिता का सपना पूरा किया, खुद का सपना पूरा किया। तो आज इस वीडियो में मेनली हम बात करेंगे जो बच्चे ऐसे ही बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, और वो एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या फिर एसएससी सीजीएल एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो कैसे इस एग्जाम को क्रैक करा जाए। 2025 वालों के लिए हम खासकर बात करेंगे कि कैसे इस एग्जाम को क्रैक करा जाए बिना कोचिंग के, कि आपको ऑफलाइन कोचिंग कहीं लेने ना जाना पड़े, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा ना करना पड़े, जो कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होती है अफोर्ड करना, कि किसी बच्चे को, अपने बच्चे को मुखर्जीनगर दिल्ली में या फिर पटना या फिर प्रयागराज, इंदौर भेजना काफी टफ होता है। तो कैसे घर पे रह के ही प्रॉपर और ये एग्जाम को क्रैक करा जाए, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो अर्जुन भाई, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसएससी फैक्ट्री पर। तो मैं चाहूंगा कि जो बच्चे नए जुड़े हैं अभी, तो उनको एक छोटा सा इंट्रो दे दीजिए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अंकित भैया, एंड प्यार भरा नमस्कार सभी बच्चों को। मेरा नाम अर्जुन बागवान है और मैं मध्य प्रदेश के देवास जिले के कमलापुर गांव है, वहां से बिलोंग करता हूं। और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2021 के थ्रू एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है और आज लगभग मेरी सिलेक्शन को 1.5 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो भाई, अगर जैसे जर्नी की आपकी बात करें कि शुरुआत में बचपन आपका कैसा रहा और शुरुआती पढ़ाई लिखाई, जैसे कि आप एक गांव से बिलोंग करते हो, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो कैसा बचपन बीता, फिर कॉलेज कैसा हुआ, वो सब। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 8th तक जो है मेरा एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई की है। उसके बाद मेरा 9th to 12th जो था एक गवर्नमेंट स्कूल था, सरकारी स्कूल, जहाँ से हिंदी माध्यम में मैंने पढ़ाई कंप्लीट की 12th तक की। और उसके बाद मेरा ड्रीम था कि मैं ऐसा इंजीनियर बनूं और गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करूं। तो मैंने आईआईटी के लिए ड्रॉप लिया 1 साल, बट आई वॉज फेल्ड इन दैट ईयर। 2017 की बात है वो, उस साल मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। तब मैंने 1 साल अपने आप को दिया और ये चीज़ आइडेंटिफाई की कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं इस पॉइंट पे एक बात बच्चों को बताना चाहूँगा कि एग्जाम का सिलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। मैंने जब हमारा आईआईटी जेईई का एग्जाम फेल किया, मुझे एक बात तब समझ में आई कि सिलेक्शन के लिए कोई एग्जाम को चुनना, वो आपका आधा काम तो वो इजी करवा देती है। तो मैंने जब एसएससी को चुना तो मेरा एक टारगेट था कि मेरा मैथ्स अच्छा है, मेरा इंग्लिश ठीक ठाक था उस समय तक क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा था स्टार्टिंग से, और मेरा रीजनिंग भी ठीक था। तो मैंने जब स्टार्टिंग में उसका पेपर देखा तो मैं हाफ पेपर सोल्व कर पा रहा था इजीली उसका। तो मैं सब बच्चों को बोलना चाहूंगा कि आपको किसी भी पोस्ट के लुभाव में आके उसको जो नहीं तैयारी कर देना है कि कलेक्टर बनना है तो मुझे बस कलेक्टर के लिए तैयारी चालू कर दी। आपको सिलेबस समझना है, आप उस सिलेबस में कुछ इंटरेस्ट आपका है, आप उसमें पहले से कैपेबल हो, देन आपको एग्जाम सिलेक्ट करनी है। ओके। तो आपकी जैसे कोचिंग वगैरह कैसी रही इस एग्जाम के लिए? कोचिंग आपने ऑफलाइन लिया, ऑनलाइन लिया? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों, आप सभी लोगों को एक खुशखबरी दे देता हूं। मेंटर 365 गुरुकुल में 2 नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं 27 सितंबर से। एक है फाउंडेशन बैच 2025 वाले बच्चों के लिए, एसएससी सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एसएससी जीडी, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आप आ सकते हो। दूसरा है सिलेक्शन बैच, अभी 2024 का प्रीलिम्स हो चुका होगा 27 तक, तो आप मेंस की तैयारी के लिए भी आ सकते हो। मेंस बैच बोल दो या फिर सिलेक्शन बैच, यहाँ पे मेंस वालों की भी तैयारी कराई जाएगी। तो कुछ सीटें बढ़ा दी हैं गुरुकुल में, बाकी सर आपको बताएंगे। सौरभ सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई काफ़ी दिनों से आप लोगों का इंतजार था कि सर गुरुकुल के अंदर सीटें इंक्रीज करिए, और हमारे पास लगभग 110 से 120 बच्चे अभी हाल फिलहाल में हैं और अब 150 बच्चे हमारे पास हो जाएंगे। 30 सीटें हमने इंक्रीज कर दी हैं।
सीजीएल 2024 अगर आप टारगेट कर रहे हैं, प्रीलिम्स आपका अच्छा गया है, बेझिझक बिना सोचे आप मेंस के लिए आ जाइए। कम टाइम में बेहतरीन तैयारी आपकी कराएंगे। दूसरा, जो बच्चे 2025 के लिए परेशान हैं, क्या पढ़े, कहाँ से करे, टाइम मैनेजमेंट, घर का इशू, काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, तो उन बच्चों के लिए भी मोस्ट वेलकम है 2025 के लिए। डेट याद कर लो, क्योंकि उसके बाद एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। तो जिस भी बच्चे को आना है अपनी सीट बुक कर लो। कमेंट या डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर पिन कर दिया है, आप वहां से नंबर लेके इंक्वायरी कर सकते हैं, या गुरुकुल के रिलेटेड और वीडियोस आप सर्च करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बैच लॉन्च हो गया है, नंबर दिया है, आप जाके कांटेक्ट करें और जल्दी जल्दी अपनी सीट बुक कराएं। तो मैंने 2018 में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी। उसके बाद मुझे समझ में आया कि भीड़ काफ़ी है, हम एसएससी की जर्नी में काफ़ी कंपटीशन है। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि सेल्फ स्टडी का रोल काफ़ी हो जाता है। तो मैंने 2018 में कॉलेज मेरा जो था उसके साथ साथ फिर मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की कोचिंग के 6 महीने के बाद। और मैंने कॉलेज के 3rd ईयर में कॉलेज की पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी, केवल मैं एसएससी का ही पढ़ता था। और ऐसा है कि लास्ट के मंथ में एग्जाम तो वैसे भी निकल ही जाना था, तो कॉलेज तो पास कर लिया, लेकिन मेरा एक जो बेस था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो मैंने 3rd ईयर रनिंग में एसएससी का एग्जाम दिया एंड गॉड्स की वो रही थी गुडविल कि मेरे 170 स्कोर प्री में आउट ऑफ 200 हुए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो दैट वाज बहुत मेरे लिए बहुत प्राउड की बात थी कि इतना अच्छा स्कोर किया। फिर जब मैंने मेंस दिया तब मुझे पता लगा कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है, मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं है, तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर हो गया था उस फेज में। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट आके यहाँ खत्म हुआ। लेकिन फिर मैंने तैयारी चालू की। मुझे समझ में आ गया था कि अगर खुद से मेहनत की जाए तो दहा इतनी भी मुश्किल नहीं है। जो आपको 30 लाख 35 लाख की जो भीड़ दिखती है ना, उसको आप इजीली चीर के आगे बढ़ सकते हो। तो फिर मेरा सेकेंड अटेम्प्ट का थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने सेकेंड अटेम्प्ट जब दिया तो उस समय कोविड की वेव आ गई। माई फादर गेट कोविड, मतलब उनको भी कोविड हो गया था, वो एडमिट रहे। तो वो मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट फेज रहा था, जहाँ मैंने प्रिपरेशन बंद कर दी थी। और जब मैंने वापस प्रिपरेशन स्टार्ट की तब 15 दिन बाद ही एग्जाम शेड्यूल था। तो मेरा वो अटेम्प्ट बिल्कुल, मेरे 130 स्कोर रहे थे सेकेंड अटेम्प्ट में, जहाँ मैं 170 स्कोर फर्स्ट अटेम्प्ट में कर पा रहा था, सेकेंड अटेम्प्ट बस 130। तो कहते हैं ना कहीं जो आप सोचते हो लाइफ में वो कभी नहीं होता है। मेरे साथ भी हुआ, पहला अटेम्प्ट इतना अच्छा गया तो दूसरे में तो 180 स्कोर होना था, लेकिन 130 पे स्टक हो गया था। तो मैंने फिर वहां से हिम्मत नहीं हारी थी। हालांकि मैं टूट तो चुका था अंदर से, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक होता है ना कि माता पिता ने यार इतना पढ़ाया, इतना लिखा है, तो उनको उनकी मेहनत का तो रिवॉर्ड मिले एटलीस्ट। इसलिए उनके सोच के फिर मैंने 3rd अटेम्प्ट के लिए ट्राई किया एंड उसमें मेरा 167 स्कोर था। मेरी प्री में रैंक 500 के अंदर थी मेरी प्री में रैंक। और फिर मैंने मेंस दिया, मेंस भी बहुत अच्छा रहा। उस समय 400 का पेपर होता था, तो काफ़ी अच्छा स्कोर रहा। और फाइनली मेरी रैंक ऑल इंडिया 1200 के आसपास कुछ आई थी और मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर चाहिए था, तो मैंने वो ऑप्ट किया और फाइनली मुझे एमपी मेरा होम स्टेट मिला। सो दैट वाज ओके। सबसे बड़ा सवाल इस वीडियो का एजेंडा भी यही है कि क्या बिना किसी कोचिंग के एसएससी सीजीएल क्रैक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है और ये 100% किया जा सकता है। इस पे कितना अच्छा लिखा है कि 35 लाख की भीड़ देख के क्या सोचा हम डर जाएंगे, हम कर जाएंगे, और एक्चुअल में वो कर जाओगे। ऑफलाइन मुझे लगता है आज इतने रिसोर्सेज आपके पास है और फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आपको पैसा खर्च ना करने की जरूरत भी है और आप इजीली सिलेक्शन ले सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, सबसे मेन सोर्स होता है यूट्यूब। आपको कोई भी चीज पढ़नी हो, थोड़ा सा आपको बस चीजों को पिक करना आना चाहिए, अदरवाइज यूट्यूब पे आपको सारा कंटेंट, बेस्ट टीचर्स, आप दिल्ली की बात करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें, सबका आपको कंटेंट मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो आप वो आपका एक सोर्स हो सकता है। और मैंने आपको बताया है कि एसएससी के लिए बहुत सारे आजकल तो वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं। आप में वो लगन, आप में वो डेडिकेशन होगा तो डेफिनेटली यू कैन गेट दैट अचीवमेंट, तो आप वो प्राप्त कर सकते हो। ओके, तो शुरुआत करते हैं। एक फ्रेश बच्चा अपन को देख रहा है, ठीक है, या फिर आपका ही एग्जांपल लेते हैं। अगर आज से आप तैयारी शुरू करते तो आगे आने वाले 1 साल का कैसे रोड मैप बनाते, क्या स्ट्रेटजी रखते कि आज से मैं चलो तैयारी शुरू कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल की, एसएससी सीजीएल 2025 की, तो क्या एक रोड मैप, एक बेसिक ऊपर की क्या चीजें ऐसे हो सकती हैं कि अब मैं टेबल पे जाके बैठ सकता हूँ और पढ़ाई कर सकता हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बताया कि एग्जाम का सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं सबसे पहले जिस एग्जाम के लिए बैठ रहा हूँ, मुझे एसएससी का पेपर जिसे तैयारी करना है, तो मैं उसके प्रीवियस ईयर के जो मॉक टेस्ट आए हुए हैं, जो मतलब टेस्ट एग्जाम में हुए हैं, जो एग्जाम ली हुई है, उसको मैं पूरा एनालिसिस करना चाहूँगा। फिर मुझे समझ में आता है कि मैं यहाँ पे चीज़ें, मैं इस लेवल पे हूँ, मेरे भले मैंने एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन मैं स्टार्टिंग के कुछ टेस्ट उसके दूंगा, तो मुझे पता लगेगा कि इतनी भीड़ है और इस भीड़ में मैं आज इस पोजीशन पे खड़ा हूँ। तो मुझे अपना एक लेवल पता चल गया, उसको औकात बोलते हैं हिंदी में, तो वो औकात मुझे वहाँ पता लग जाती है और वो एक्चुअली सबको पता होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि अब मेरा एग्जाम सिलेक्ट हो चुका है, मैंने एसएससी को ऑप्ट कर लिया,
सभी बच्चों का होता है। अब आगे क्या करें, मैं उन बच्चों के लिए स्पेशली बोलूंगा जिनको ऑफलाइन कोचिंग करना नहीं है, जिनको बाहर नहीं जाना है, जिनको घर बैठ के तैयारी करना है, उनके लिए ये वीडियो मुझे लगता है कि हेल्पफुल रहे। तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि सबसे पहला काम आप करिए, एक मॉक टेस्ट की सीरीज परचेज करिए। सबसे पहली चीज, उसमें आपको प्रीवियस ईयर के भी सारे मॉक मिल जाएंगे और एक रूटीन वे में 300-400 रुपए में आपको कोई भी मॉक टेस्ट की एक सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, आपने वो परचेज की, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए, आपने क्वेश्चंस देखे किस लेवल के आ रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट होता है, आप देन गए यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे गए या नेट पे गए, आपने सर्च किया सिलेबस फॉर एसएससी एग्जाम कि उसके अंदर कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, किस टॉपिक में क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्या क्या चैप्टर्स उसके अंदर आ रहे हैं। लेट सपोज सबसे पहले आपने वहां पे उठाया मैथ्स में मोटे मोटे देखे हैं 15 चैप्टर्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक अरिथमेटिक का पार्ट होता है कि एडवांस का पार्ट होता है। अरिथमेटिक के सारे चैप्टर्स आपने नोट डाउन किए, एडवांस के आपने नोट डाउन किए। देन आपको क्या करना है, वन बाय वन एक टॉपिक उठाना है, उसका आपको जो आपको यूट्यूब पे गए, मैं क्या करता था, कोई यूट्यूब पे गया, मैंने सर्च किया, मुझे मान लो परसेंटेज पढ़ना है, मैंने परसेंटेज सर्च किया, बच्चे बोलते किस टीचर से पढ़े, तो जिसके से व्यू सबसे ज्यादा हो उससे पढ़ लो, ऑब्वियसली वो अच्छा पढ़ा रहा होगा, तो उस वजह से आप पढ़ सकते हो। वहां से आपने कंप्लीट किया एक चैप्टर, उसके बाकायदा आपने नोट्स बना लिए, ठीक है, आपके एंड पे। और नोट्स हमेशा ऐसे बनाओ कि आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लो एक बार, तब तक कुछ नहीं लिखना होता है। आपने उस चैप्टर को अगेन देखा और आपको लग रहा है कि मुझे जो चीजें लिखनी है उसको जितना शॉर्ट वे में, प्रिसाइज वे में लिखोगे उतना नोट्स अच्छे बनेंगे। तो फर्स्ट गो में आपको चीजें समझनी होती है, नोट्स नहीं बनाने होते हैं। तो ये पहला पॉइंट आपने परसेंटेज के साथ किया, यही सारे पॉइंट आपको हर एक सब्जेक्ट के साथ करना है। और आपको हर एक चीज का कंटेंट यूट्यूब पे इतने बढ़िया तरीके से मिलेगा, लेकिन आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। सेकेंड बात ये नहीं है कि एक ही टीचर से सारा कंटेंट पढ़ लिया, क्योंकि देखो हर सब चीजों में कोई भी आदमी मास्टर नहीं होता है। अगर मैथ्स में भी कोई है तो किसी का अरिथमेटिक पोर्शन अच्छा होगा, किसी का एडवांस होगा। वो आपको अच्छा लगना चाहिए, टीचर आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, और लेवल उसका ठीक ठाक होना चाहिए आपके पैटर्न के साथ। सेम चीजें आप इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए और जीएस के लिए भी कर सकते हो। जीएस के लिए आप इंडिविजुअली बुक को भी रेफर कर सकते हो। चलिए, तो अभी ना सिलेबस एनालाइज करा एक एस्पिरेंट ने, ठीक है। दूसरा आपने पॉइंट बोला कि टीचर फाइंड आउट करने की किससे कैसे पढ़ना है, यूट्यूब पे जाके उसने वो देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज हम स्ट्रेटजी की। इसमें मेनली 5 सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि उसने एग्जाम पैटर्न को समझा, सिलेबस को समझा, तो बच्चे को पता चल गया कि एसएससी सीजीएल में 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस, इंग्लिश और कंप्यूटर। अब 5 सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 हम जानेंगे कि मैथ को कैसे तैयार करना है, इंग्लिश को कैसे, बाकी और सब्जेक्ट। तो मैथ के लिए प्रॉपर आप बताओ कि मैथ उसका नॉर्मली है ना, जैसे सबके होते हैं, शुरुआत में 10th 12th करिए और कॉलेज में गया, नॉर्मल मैथ है उसका। तो कैसे आप मैथ की तैयारी कैसे शुरू करें, क्या क्या उसको किताबें चाहिए होंगी, ठीक है, क्या क्या रिसोर्सेज उसको चाहिए होंगे कि मैथ को अच्छे से वो कर पाए। देखो, सबसे पहले चीज होती है कि जो बंदा मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, वो पहले डर जाता है कि यार मेरे से मैथ्स होगा ही नहीं, बिल्कुल ही। सबसे पहले चीज होती है कि यार बच्चों को ना सम पहाड़े, एक्चुअली जो पहाड़े होते हैं ना वो याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सबसे मेन चीज होती है कैलकुलेशन करना। तो आपको ये चीजें बेसिक्स आने चाहिए, आप सबसे पहले ये कंप्लीट कर लो। देन आपको अब क्या करना है, टीचर से फॉलो किया आपने, मैंने आपको बताया सिलेबस देख लिया, 1 बाय 1 हर चैप्टर को जो टीचर समझ में आ रहा है उससे कंप्लीट किया आपने, उसके बाकायदा नोट्स बना लिए। अब आपका काम यहाँ से स्टार्ट होता है कि आपने एक चैप्टर को पढ़ा, उसके नोट्स तैयार हो गए, अब उस चैप्टर के मिनिमम 250 से 300 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होते हैं। आप एक कोई भी बुक उठाइए, मैं एक बुक सजेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, पिनेकल की एक बुक होती है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर का सारा कंपाइलेशन चैप्टर वाइज दे रखा है। 2024-23 तक के जो भी अभी पेपर हुए होंगे और जो फर्दर होंगे वो सारा आपको एक कंपाइलेशन एक चैप्टर वाइज मिल जाएगा। उसके अंदर आपको क्या करना है, वो बुक उठानी है, उसमें एक चैप्टर के मिनिमम 300 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। आपने उसको करे, उसके क्वेश्चन सोल्व। आपको लगता है शुरुआत में 300 में से आपसे 100 क्वेश्चन में एकदम सोल्व हो पाते हैं, बाकी को आप सॉल्यूशन देख के, आपके टीचर्स से डिस्कस करके, किसी और से, आपके फ्रेंड कोई बने होंगे उनसे डिस्कस करके सॉल्व करो। अब उसके अंदर एक चीज होती है कि आपसे मान लो शुरू में 100 क्वेश्चन बने, फिर आपने और 100 फर्दर को डिस्कस करके कई सॉल्यूशन देके आपने कर लिया अच्छे से, फिर 100 क्वेश्चन आपसे फर्दर और नहीं बने, वो डाउट में है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी स्ट्रेटजी होती है कि मैं उनको येलो मार्क कर देता हूँ कि मुझे यार देखो 100 क्वेश्चन स्टार्टिंग के तो बन रहे हैं, बाकी के 100 भी मैंने बना लिया, अभी 100 में दिक्कत आ रही है, उनको मैंने येलो मार्क कर लिया। अब उनको मैं मल्टीपल टाइम रिवीजन करता हूँ। रिवीजन करने में समझ में आया कि केवल 40 क्वेश्चन में ही दिक्कत आ रही, 60 और बन गए, उन 60 को मैंने रेड मार्क, 40 को रेड मार्क कर लिया। मतलब यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में फंसते हैं, जो बच्चे स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए कि जहां पे आपके 300 क्वेश्चन थे, आपने
300 में से 250 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट आपके फॉर्मूला बेस्ड हो गए, चीजें सिंपल हुई। उसमें 40-50 क्वेश्चन में दिक्कत आती है, उनको आपने रेड मार्क किया और हर वीकली या 15 दिन में आप एक बार उसको रिवाइज कर लो। तो ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो जाती है हर एक सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करने की, है ना। और इसके बाद इसमें फर्दर होता है कि आप सब बच्चे का एक क्वेरी होता है कि सर हमने जब बुक से क्वेश्चन लगाए तो बन रहे हैं, लेकिन जब मॉक टेस्ट या एग्जाम देते हैं तो बनते नहीं है। सीधी सी बात है, आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में 3 मिनट 4 मिनट लगा दिए थे बुक से, अब जब आप टाइम प्रेशर देखते हो तो आपसे नहीं बनेंगे वो चीजें। तो क्या होता है, जब आप एक चैप्टर को बुक से लगा रहे हो, तो मैंने इसलिए बोला कि आप मॉक टेस्ट की एक सीरीज परचेस करो, उसमें चैप्टर वाइज मॉक लगाओ, तो आपको एक टाइम का पता लगेगा कि आपको 25 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं, तो आप 1 मिनट में क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं। तो ये चीज आप जब फर्दर प्रैक्टिस करोगे ना मॉक टेस्ट की, तो मैथ्स में ये चीजें इजीली हो जाएंगी। ये करने के बाद एक और पॉइंट होगा, जब आपने नोट्स भी बना लिए, आपने प्रैक्टिस भी कर ली 250-300 क्वेश्चन की, आपने मॉक टेस्ट के थ्रू भी प्रैक्टिस कर ली चीजों की, आपने मॉक भी लगा ली, उसके बाद एक पॉइंट होगा आपको बनाने हैं एडवांस में, मेनली एडवांस पोर्शन कठिन होगा, तो उसमें आपको एक फॉर्मूला चार्ट बनाना है। मैं बोलता हूँ कि मैं रद्दी का एक पेज लेके आता था बड़ा सा, और उसमें मैं क्या करता था, एडवांस में मुझे पता है मेंसुरेशन में बहुत फॉर्मूलाज हैं, क्या कोन है, क्या सिलेंडर है, स्फेयर है, इसके सबके फॉर्मूलाज याद ही नहीं होते थे। तो मैंने क्या उस फॉर्मूला चार्ट में लिख लिए, और ये नहीं कि दीवार में चिपकाए, कुछ भी अपने पास रखे उनको और सारे लिख लिए एक पेज पे, और उनको हर दूसरे दिन रिवाइज देख लिया, एक बार नजर मार ली, तो कभी भी मुझे फॉर्मूला धीरे धीरे रटाते गए वो चीजें। तो एडवांस में आप जरूर करें ये चीज, मेंसुरेशन ज्योमेट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने फॉर्मूला आते हैं कि आप कभी याद नहीं रख पाओगे, तो उसके लिए आप बड़ा सा पेज लेके उसमें सारे फॉर्मूला समराइज कर लो और उनको देखते चलो कि आपने हाँ इस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, तो आपको वो हमेशा याद रहेंगे। तो ये मैथ्स के लिए कर सकते हो। आपने मैथ की स्ट्रेटजी बताई, लेकिन मैथमेटिक्स के नोट्स कैसे बनाने चाहिए, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैंने भी ऑब्जर्व करा है कि जैसे लेक्चर ले रहे हैं तो जैसा टीचर बताता जा रहा है वैसा का वैसा नोट कर रहे हैं, मतलब पूरा क्वेश्चन नोट करा फिर उसका सॉल्यूशन नोट करा, तो क्या जैसा वो टीचर ने बताया तो उनके नोट्स इतने बड़े हो जाते हैं। तो नोट्स कैसे बनाने चाहिए मैथ के? यार देखो यार, नोट बनाने का बस किताबें भरना नहीं होता है। मेरा ये मानना होता है कि नोट बिल्कुल प्रिसाइज बनने चाहिए, और उसका एक तरीका होता है। जैसे आपको किसी टीचर ने पढ़ाया, तो आपने एक बार उसका पूरा वीडियो देखा, पूरा वीडियो समझा, अब आपको लग रहा है कि इसमें कम से कम एक चैप्टर आपने देखा कि आपने बॉटनी स्ट्रीम देखा, लेट सपोज, उसमें आपने देखा कि 10 फॉर्मूलेज हैं, तो आपने 10 फॉर्मूलाज को बाकायदा एक जगह लिखा, फिर आपने देखा कि इसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपने बाकायदा फ्रेम किया। ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन को नोट कर लिया। सर क्या होते हैं कि एक क्वेश्चन की जगह 5 क्वेश्चन बताते हैं सेम फॉर्मूला को, तो उन 5 को लिखने की नीड नहीं होगी ना। आप एक फॉर्मूला के एक क्वेश्चन लिखो, अगर लैंग्वेज थोड़ी सी घूम रही हो तब आप थोड़ा सा लिख सकते हो, अदरवाइज सेम क्वेश्चन है। तो आपको नोट्स ज्यादा भरने नहीं है, आपको जितना छोटे नोट्स बनाओगे, प्यारे नोट्स बनाओगे, पढ़ने में ईजी रहेगा आपके लिए, तो आप नोट्स से बना सकते हो। ओके, अभी नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, इंग्लिश। इंग्लिश से बहुत ज्यादा बच्चे डरते हैं जो नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई आपके जैसे नॉर्मल स्कूल से हुई होती है। इंग्लिश में आपको बहुत दिक्कत आई होगी शुरुआत में, तो कैसे इंग्लिश की तैयारी एसएससी सीजीएल के लिए कैसे कर सकते हैं? यार मेरा खुद का बैकग्राउंड हिंदी मीडियम रहा है, तो मैंने सोचा था कि इंग्लिश कैसे होगी, बट एसएससी की इंग्लिश बिल्कुल ये नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप रट सकते हो बकायदा। एसएससी की इंग्लिश इतनी प्यारी है, और उसके लिए सबसे पहले 3 पिलर्स इंग्लिश में हैं, तो मैं तीनों के लिए थोड़ा सा अलग से बताऊंगा कि एक वोकेबलरी है, एक आपका ग्रामर पोर्शन है, और एक आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता है। सबसे पहले वोकेबलरी की डिस्कस करते हैं। तो अगर वोकेबलरी के लिए कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, आपको क्या करना होता है, चलते फिरते याद हो जाती है। सर मेन से मेरा केस था कि कभी बस में बैठे हैं तो वोकेब की पीडीएफ खोल ली और पढ़ रहे हैं। मैंने ज्यादातर बुक से ऐसा प्रीफर नहीं किया है। लोग बोलते हैं ब्लैक बुक से कवर कर सकते हो या किसी और बुक से, मुझे लगता है वो रिवीजन बहुत ज्यादा चीजें हो जाती हैं। मैं क्या करता था कि अपनी कुछ पीडीएफ सिलेक्ट की। मैं एक मैम का नाम लूंगा, यहाँ पे रानी मैम एक है टीचर, यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा, टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, और इस वीडियो के लिंक में भी शायद डलवा देंगे हम, कि उनकी एक वीडियो वो पीडीएफ है वोकेब A to Z करके। उसके अंदर उन्होंने इतने प्यारी तरीके से वोकेब बनाई है, जैसे कोई भी एक आपने एक वर्ड लिया, लेट सपोज अफेक्शन को एक वर्ड लिया, अफेक्शन मतलब लव लगाओ किसी से, तो अफेक्शन वर्ड के उन्होंने सारे 20 सिनोनिम या 25 सिनोनिम जो हैं जो एग्जाम में आते हैं वो एक ही जगह लिख दिए हैं। तो आपको हर एक वर्ड को मीनिंग को अलग अलग याद नहीं करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता था, उस वोकेब पीडीएफ को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वोकेब मेरी वहां से इंप्रूव हुई। और वोकेब ना आप डेली टारगेट रखो कि मुझे 100 वर्ड आज के दिन से तैयार करना। आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको 25 के लिए तैयारी करना, तो आज से अगर 100 वर्ड आप स्टार्ट कर दो तो आप याद करोगे कि आपने आने वाले 8-10 महीनों में आपकी वोकेबलरी में 1500, 2000 ऐसे नए वर्ड जुड़ जाएंगे आपकी डिक्शनरी में, और उनको प्रॉपर्ली आपको रिवाइज भी करना होता है। तो वोकेब का एक ही फंडा है, वर्ड्स देखो और वही मार्क करने वाली चीज। ऐसा नहीं है कि
सेड वर्ड कोई सा वर्ड है, मान लो आपका बहुत इजी सा वर्ड, फ्रेंड वर्ड है, उसको 50 बार रिकॉल करे जा रहे हैं। आपको प्रिसाइज रखना है चीजों को। जो चीजें बहुत सिंपल है उनको एक बार रिवाइज करके छोड़ दिया, जो चीजें टफ लग रही है उनको पॉइंट आउट करे, हाईलाइट कर लिया और उनको रिवाइज करना है। तो ये वोकेबुलरी के लिए हो गया। वोकेबुलरी होने के बाद आपका होता है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर में सबसे पहले तो एक जो मतलब बेसिक होता है, मेरे को लगता है कि नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 आप ले आइए, सबसे बेस्ट बुक है वो। स्टार्टिंग में आप ग्रामर उससे कवर कर सकते हो। अब बच्चों का एक डाउट होता है, सर हम तो ऑफलाइन मतलब हमने कोचिंग भी नहीं की, हम कहीं गए भी नहीं, हम कैसे समझे उस चीज को। तो आप कुछ नहीं करना है, आपको लग रहा है कि उसका नाउन टॉपिक है लेट्स सपोज, तो नाउन को आपने बुक से पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया ना पूरा, तो आप उस पर यूट्यूब पे जाके किसी भी एक टीचर को जिसके व्यू जाता हूँ किसी पे भी देख लिया आपने और समझ लिया उसको। सेम चीजें जहां बुक में होगी वही चीजें वहां मिलेगी आपको। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक बार बुक पढ़ने में समझ में नहीं आएंगी, उस बुक का 10 बार नहीं पढ़ोगे ना तब तक समझ में नहीं आएगी। अभी तक आपको मेरा नाम भी याद नहीं होगा ठीक से, इनका भी नहीं होगा, लेकिन आप अगर 10 बार इस वीडियो को देखोगे या किसी भी लेक्चर को देखोगे तो आपको ये समझ में आएंगी। तो आप ना ये मत सोचा करो कि पढ़ने में समझ नहीं आ रहा, चीजें तो बहुत अच्छे से बताई गई है हर जगह। या आप में या तो देखो ये होता है कि आपने उसको अच्छे से पढ़ा नहीं है एक बार में, और अगर एक बार में याद नहीं हो रही तो दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे। यही तो है एग्जाम चाहती क्या है कि गिव अप ना करके बंदा ट्राई करता जाए, तो आपको यही करना है। तो यहाँ पे आप ग्रामर पोर्शन पहले वहां से कवर कर सकते हो। उसके लास्ट में प्रैक्टिस सेट दिए होते हैं बकायदा, उनको इतनी बार रट लो कि आपको वर्ड टू वर्ड याद हो जाए। क्योंकि ग्रामर में यार पूरा सेंटेंस में एरर नहीं होती, एक वर्ड में एरर होती है। और एसएससी के वर्ड गिने चुने होते हैं कि ये फर्नीचर है तो उसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा, है ना। कोई होता है कि इंफॉर्मेशन एक वर्ड है उसके साथ आपको आर्टिकल नहीं लगाना होता है। ये तो आपको ये चीजें केवल एक वर्ड आपको पकड़ में आना चाहिए, आप पूरी ग्रामर बना लोगे इजीली। इसके बाद आपको बताया मॉक टेस्ट के थ्रू उनकी प्रैक्टिस जरूर करें जहां आपको मिल जाए वहां पे। और थर्ड पिलर पे आपको बताऊं कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। कॉम्प्रिहेंशन में बच्चे ज्यादा लोड नहीं लेते, उनको लगता है पैसेज आता है तो कुछ नहीं, लेकिन 40% वेटेज कॉम्प्रिहेंशन पार्ट का, जिसके अंदर आपका पैसेज, क्लोज टेस्ट और PQRS जैसी चीजें आती हैं। तो देखो PQRS इन तरह से आपको सेंटेंस अरेंज करना है तो वो तो आपको प्रैक्टिस से हो जाएगा, थोड़ी सी आप इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग समझने लगोगे तो वो करते करते हो जाएगी। और लोग मेरे से पूछते हैं कि पैसेज और क्लोज टेस्ट के लिए क्या न्यूज़पेपर पढ़े। यार मैंने खुद ने न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाता क्योंकि बहुत बोरिंग लगता था, तो मैंने क्या स्टार्ट किया कि मैं क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करने लग गया, पैसेज ही पढ़ने लग गया। तो उससे 2 फायदे हो गए कि पैसेज भी पढ़ा गया, उससे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गए और एक आर्टिकल रीडिंग भी हो गई। उसमें आर्टिकल्स ही तो आते हैं तो वो आर्टिकल रीड भी हो गया मेरा। तो मैं पैसेज पढ़ता फिर उनके क्वेश्चंस लगाता। और एसएससी क्वेश्चंस इतने होते हैं कि 2-3 क्वेश्चन तो आपको लैंग्वेज ढूंढने पे मिल जाते हैं, 2-3 में आपको ग्रामर का नॉलेज इनकी होने की जरूरत होती है। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो इजीली बन जाएगा। और एक कंक्लूड करना चाहूंगा कि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। जिस तरह से आप हिंदी बोल पाते हो ना, इंग्लिश आप इजीली सीख जाते हो। ये भ्रम है कि हमको इंग्लिश नहीं आएगी। आप 1 साल अगर ईमानदारी से जो तीनों पिलर मैंने बताए उनको 2-2 घंटा दोगे, 1-1 घंटा भी अब दोगे, 3 घंटे इंग्लिश को दोगे ना, 1 साल में आप बोलोगे कि यार मैं तो इतने अच्छी सीख गया और इतना अच्छा स्कोर आने लग गया। तो इंग्लिश के लिए वोकैब के लिए आपने रानी मैम की एक PDF बताई है ना, इसके अलावा क्या रिसोर्सेज और चाहिए वोकैब? क्या उनकी जो PDFs है उनसे इनफ है वो इनफ इसलिए नहीं, मैं बताता हूँ कि वो एंटोनिम सिनोनिम्स जो वर्ड है आपकी उसके लिए सफिशिएंट है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे उसके अंदर तो आपको ईडियम फ्रेजेस भी मिलने वाली है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मिलने वाली है, तो आपको कुछ नहीं करना। जो प्रीवियस ईयर में सारे जो ईडियम फ्रेजेस आए हैं या तो आप उनकी PDF उठा लो, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आपको यूट्यूब पे सब कुछ कंटेंट मिल जाएगा। या फिर आपको लग रहा है कि मुझे कोई बुक प्रेफर करनी चाहिए, आपको लगता है कि उस बुक में सारे मुझे ईडियम फ्रेजेस मिल रही है, सारे वन वर्ड मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है एकदम से, तो आप वो ले लीजिए। मेरा एक ही टारगेट होता है कि वोकैब आप जो भी पढ़े ना वो आपकी 10 से 15 बार रिवाइज जरूर हो जाए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार वोकैब पढ़ी और वो आपको कभी देख ही नहीं पाए, उसको कहीं गायब सी हो गई वो। तो एक बुक भी ले सकते हो, उसमें आपको लग रहा है कि ये चीजें आपको दिक्कत दे रही, उनको मार्क करो, पॉइंट आउट करो, उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। वोकैब में यही एक रामबाण इलाज है बस। ओके, तो मैथ की बात कर ली, इंग्लिश की बात कर ली, अब आता है जीके जीएस कैसे कंप्लीट कर सकता है एक बच्चा? कौन से रिसोर्सेज चाहिए उसको? अगर कोई बेस्ट टीचर फ्री में जो यूट्यूब पे अवेलेबल हो, क्या रिकमेंडेशन आपकी? जीएस के लिए जीएस के लिए बहुत वास्ट है। जीएस आप कितना पढ़ते हैं वो मुझे लगता है कि कम पड़ता है जीएस के लिए। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जहां से आपको चीजें मिले, सबसे पहले एक अपडेटेड रहें चीजों से। मतलब जैसे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको चीजें का पता हो, करंट में क्या चीजें चल रही। सबसे पहले करंट अफेयर्स से मैं डिस्कस करता हूँ कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पूरी दुनिया का एक नॉलेज होना चाहिए। वो ओवरव्यू आपको कैसे मिलेगा कि अपने मोबाइल में कोई इन शॉर्ट करके कह पाता है, मैं खुद दैनिक भास्कर AP लगा लिया जिसमें जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आए दुनिया की अपने बारे में और मतलब देश के बारे में पता रहे आपको। तो करंट अफेयर्स आपको आना चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी करके एक बुक आती है, रेलवे की स्पीडी करके,
जिसके अंदर पूरे ईयर का एक बहुत बाकायदा जो करंट अफेयर सारे इंपॉर्टेंट हुए हैं वो सारे एक बार आपको मिल जाएंगे। और फिलहाल में एक परमार करके हैं, परमार सर, जो कि काफी अच्छा जीएस का कंटेंट दे रहे हैं, उनका करंट अफेयर्स भी काफी अच्छा है। मुझे लगता है कि एक बार वहां से भी एक बार गो थ्रू होइए, परमार सर करके हैं एसएससी में, उनके बहुत अच्छे व्यू आ रहे हैं, तो आप उनसे भी एक बार पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स, और उनका स्टैटिक भी ठीक है। तो करंट अफेयर्स आप कर लीजिए, आपको जहां से अच्छा लग रहा है, किसी टीचर्स को देखना है, एक कुमार गौरव करके सर है उत्कर्ष क्लास पे, उनका जीएस बहुत अच्छा, वो बढ़िया फनी में पढ़ाता, जब बोर हो रहे हो उनको सुन लो कभी आप। तो जीएस आप पढ़ते चलो। अब स्टैटिक पार्ट है, जैसे आप अर्ली स्टेज में तैयारी कर रहे हो आज, तो आपको क्या होता है कि पहले स्टैटिक करना है, क्योंकि करंट तो आपका एग्जाम के टाइम पे आप पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, 2-3 महीने 4 महीने पहले भी कर लोगे थोड़ा बहुत। स्टैटिक में बहुत दिक्कत आती है, बहुत वास्ट है। स्टैटिक में क्या अलग अलग चैप्टर्स हैं, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, और आपको स्पोर्ट्स वगैरह है, सब चीजें आपको याद करनी रहती है। तो इनके लिए क्या होता है ना, पॉलिटी जैसे है तो कुछ नहीं किया, पॉलिटी में चीज रटने वाली है, समझने वाली जैसा कुछ है नहीं, आर्टिकल्स हैं आपने रट लिए। एसएससी क्या होता है, वो बहुत ऊपर से चीजें पूछता है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत डीप में ले जाके चीजें पूछेगा। लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं होती इस केस में, आपको बाकायदा आर्टिकल्स आ रहे हैं तो आपको बाकायदा पूरे आर्टिकल्स याद होने चाहिए। आपको लग रहा है ये पार्ट्स पूछे जा रहे हैं, ये जो चीजें आपको आ रहा है कि राष्ट्रपति की उस चीजों में है, उसमें क्या शक्तियां हैं, ये कुछ नॉर्मल चीजें आपको आनी चाहिए। सेम ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का वेटेज थोड़ा कम होता है, तो आपको चीजें नदियों के बारे में, इन चीजों के प्रॉपर आपको एक यूट्यूब से किसी भी टीचर को फॉलो करके आप पढ़ सकते हो। तो जीएस में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं, पढ़ोगे आप तो चीज आ जाएगी। लूसेंट से भी आप पढ़ सकते हो अगर इंटरेस्ट आपका है, तो लूसेंट में आपको एक कंपाइल वे में मिल जाता है, रटने वाली चीजें होती हैं, तो आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आ जाएंगी। और इसके लिए एक और बेस्ट ट्रिक बताता हूँ, क्यूज अटेम्प्ट करिए। जिस दिन से आपने जीएस पढ़ना चालू करा उसी दिन से डेली कम से कम 100 क्यूज लगाइए आप, एक क्वेश्चन मतलब जीएस में किसी भी टॉपिक से आपको मिल जाता है जी। इसमें क्या होता है, वो 4 ऑप्शन मिलते हैं, तो आपका जो कंफ्यूजन वाला पार्ट है एग्जाम में वो बहुत कम हो जाता है। तो अभी रीजनिंग और कंप्यूटर के बारे में थोड़ा और बताओ, कैसे कर सकते हैं? रीजनिंग, एसएससी की रीजनिंग काफी इजी आती है, मुझे लगता है बोनस है अपने लिए। टारगेट करो 25 में से 25 स्कोर हो जाए। रीजनिंग के लिए तो कुछ नहीं होता, सबसे पहले आपने मॉक टेस्ट लगाए, आपको लगा 25 क्वेश्चन हमने करे, मैं बताता हूँ आज भी आप दोगे 10-12 क्वेश्चन, आपको लगेगा बना पा रहे हैं हम इजीली, इतना टफ नहीं है। अब जो आपको चीजें बन पा रही हैं तो आप देखो कि उनमें टाइम तो ज्यादा नहीं लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा हो तो उनके टॉपिक्स रिवाइज करो। अब जो चीजें नहीं बन रही है ना आपसे, उनको बाकायदा यूट्यूब पे गए, वन बाय वन एक टॉपिक आपने सर्च किया रीजनिंग का, और वही यूट्यूब से जो टीचर अच्छा लग रहा है, आपको व्यूज ज्यादा है, उससे आपने पढ़ना चालू किया, तो आपको वो टीचर लगेगा कि हाँ ये अच्छा पढ़ा रहा है, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स बनाने की भी नीड नहीं होती मुझे लगता है रीजनिंग में, तो इजीली आप जब 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, बस वही एक जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके 100-200 क्वेश्चन मार लो फटाक से, और जो डाउट में आ रहे हैं क्वेश्चन या तो उनको मार्क कर लो कहीं पे अपने हिसाब से, या उनको लिख लो एक जगह पे, तो आपको वो फर्दर रिवीजन करने में अच्छे रहेंगे। रीजनिंग इतना बड़ा चैलेंज नहीं, रीजनिंग इज नॉट अ बिग चैलेंज, रीजनिंग तो बोनस है आपको। मुझे लगता है 25 से 25 हर एक बच्चे को टारगेट करना चाहिए रीजनिंग के लिए। और आपने कंप्यूटर की जैसे पूछा, तो कंप्यूटर क्वालिफाइंग है और मेंस में आ रहा है कंप्यूटर आपका सेक्शन, तो कंप्यूटर के लिए मुझे लगता है कि आपके बेसिक्स चीजें क्लियर हो, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कंप्यूटर में आपको, लेकिन कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप अगर आज कंप्यूटर पे मॉक टेस्ट देते हो तो आपको थोड़ा वर्ड का, पावर पॉइंट का, एक्सेल का, थोड़ी टाइपिंग ठीक ठाक हो, अगर ये बेसिक चीजें रखोगे ना तो कंप्यूटर में क्वालिफाइंग मार्क्स तो इजीली ले आओगे। और थोड़ा बहुत जो उसके टर्मिनोलॉजी है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो तो आप रिवीजन कर ही लो, तो आपको वो कंप्यूटर बन जाएगा। लेकिन आपका सिलेक्शन कंप्यूटर से नहीं रुकेगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ठीक ठाक थोड़ा पढ़ते चलोगे तो अभी हमने स्ट्रेटजी डिस्कस कर ली सारे सब्जेक्ट्स की, और जान लिया कि शुरू कैसे करना है तैयारी को। अब बात आती है कि एक एस्पिरेंट रूटीन कैसे बनाए अपने पूरे दिन का, कि वो सारे सब्जेक्ट टच कर पाए, डेली सारे सब्जेक्ट को लेके साथ चले, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गेम है। अगर 2025 का अभी तैयारी कर रहा है तो अभी लगभग 10 महीने तो नोटिफिकेशन आने में ही है, 9-10 महीने, फिर एग्जाम होगा, तो काफी टाइम, इनफ टाइम है। कैसे रूटीन बनाए, कैसे तैयारी करें? यार मतलब मुझे लगता है कि जिस टाइम पे आप उठते हो, मतलब इस पूरे सेशन की सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी ये कि जिस टाइम आप उठते हो, भले आपको उठने का टाइम 6 बजे हो, 7 बजे हो, 8 बजे हो, 10 बजे हो, जिस भी टाइम आप उठे, उठते से अपने शरीर के लिए 15 से 20 मिनट या आधा घंटा निकालें। आपको तैयारी के दौरान डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, रिलेटिव से मतलब प्रेशर होना, अपने घर वालों का प्रेशर होना इतना ज्यादा आता है ना कि आप बियर नहीं कर पाते हो। तो मुझे लगता है इन चीजों से बचने का सबसे अच्छा तरीका कि मॉर्निंग में उठते से ना आधा घंटा या तो बाहर घूमने निकल जाएं, या फिर थोड़ा सा सूर्य नमस्कार कर लें, योगा कर लें, मेडिटेशन कर लें, जिम चले जाएं आधा घंटा 1 घंटा बस। तो उससे आपको क्या होगा ना, इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी कि जो प्रेशर होता है ना वो आप झेल पाओगे। ये चीजें आपको बाद में समझ में आएंगी कि चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ में। मैं बता रहा हूँ, मैं एक टाइम पे टूट चुका था, तो मेरा सपोर्ट के लिए कोई नहीं था। मतलब होता है ना, महफिल भी सुनसान सी लगने लगी थी एक समय पे,
तो तब मुझे याद आया कि यार ये चीजें भी तो है मोटिवेशन, मतलब आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो। तो मैं जब इन चीजों को चुना ना, तो मुझे लगा कि यार लाइफ में एक होप जो है, रे ऑफ होप है, वो निकल के आई थी। तो वहां से मुझे लगता है कि हर एक बंदे को, मतलब आप चाहे स्टूडेंट हो, आप कोई और हो, आप वीडियो देख रहे हो ना, सुबह आधे घंटे अपने शरीर के लिए निकालें। सबसे पहले आपको अर्ली मॉर्निंग यही करना होता है। कुछ भी आप करें लेकिन शरीर के लिए प्रॉपर टाइम फिक्स करें। उसके बाद अब रूटीन आपको जैसे बनाना है, तो देखो यार टाइम टेबल किसी और का फॉलो नहीं होता है। मैं खुद का बताऊं, मैं एक समय 6 बजे उठता था, फिर पढ़ाई करने लगे तो वो 8 बजे में कन्वर्ट हो गया। लेकिन होता यह है कि 8 बजे उठ के 9 बजे तक रेडी होके मैं लाइब्रेरी निकल जाता था। तो आपका देखो स्टूडेंट लाइफ का एक ही धर्म होता है, वो होता है स्टडी। तो आप जिस काम के लिए हो ना, उसके लिए इतने फोकस हो। मैं लाइब्रेरी जाता था, आप घर पढ़ते हो तो एक आपका टाइम होना चाहिए। मुझे अगर 8 बजे भी उठ रहा हूँ तो मुझे 9 बजे से अपनी स्टडी पे जाना है। तो मैं बकायदा 9 बजे जाता था, मेरा खाना वाना बना के ले जाके सब कुछ वहां पे मैं बैठा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और मैं रात को 9 या 10 बजे घर आता था। तो मुझे दुनियादारी का इतना नॉलेज भी नहीं था उस समय में, रिश्तेदारी का भी पता नहीं था कि किसके यहाँ शादी हो रही है, किसके यहाँ क्या हो रही है। तो पढ़ाई सबसे जरूरी है समय पे। 2 साल अपने आप को दो, पढ़ाई को दो, उसके बाद हो गया तो यार लाइफ ऑल गुड है, और नहीं हुआ तो फिर कुछ और ट्राई करेंगे। इस साइकिल में अटके नहीं रहना होता है। मैं आप बोलता हूँ कि अगर आज 25 का अटेम्प्ट दे रहे हो ना, इतना सीरियस होके दो, इतना सीरियस होके दो कि यार मतलब वो है ना कि आने दो रुकावटों के, हमें कब तक डराएंगे, और चलने दो थकान को, मेरे साथ एक दिन ये खुद भी थकी जाएंगी। और ये एक भ्रम है कि मैं 10 घंटे नहीं बैठ पाता, मेरे तो मन ही नहीं होता पढ़ने का। अगर आप में जुनून है और आप में काबिलियत है कि आप कर सकते हो, देखो बहाने तो सब मार देंगे। 35 लाख बच्चों की भीड़ ऐसी ही थोड़ी ना एसएससी में, सब बहाने मारते हैं। और अगर ऐसे सभी का हो जाता सिलेक्शन तो फिर क्या ही बात थी। 10,000 8,000 पोस्ट आती है, उसमें आपको सिलेक्शन लेना है तो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। और जितनी जल्दी ये बात आप समझ लेते हो ना, उतनी जल्दी आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंचोगे। अभी जैसे बात करते हैं फ्रेशर स्टूडेंट हैं, तो आपने तो एज एस्पिरेंट लाइफ जी है, अभी आप जॉब भी कर रहे हो और ऑब्जर्व भी करते हो कि जो तैयारी अभी नए बच्चे कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनकी जर्नी में आगे चल के क्या क्या चैलेंजेस इनको आने वाले हैं, और उन चैलेंजेस को कैसे ये टैकल कर रहे हैं? कि ऐसे जो मेन चीज़ें जो इनको फेस करनी पड़ेंगी एज एस्पिरेंट, जब इनकी जर्नी थोड़े थोड़े आगे बढ़ेगी, क्या क्या ऐसे चैलेंज आएंगे? देखो सबसे बड़ा चैलेंज तो आएगा कि एग्जाम का फियर, कि जब आप एग्जाम देते हो तो आप क्या होते हो कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आज आप कितनी तैयारी करते हो, सबसे पहले फैमिली का प्रेशर होगा आपके ऊपर। फैमिली वाले इतनी एक्सपेक्टेशन ला के बैठ जाएंगे। मैं भी जब तैयारी करने के लिए बाहर आया तो मतलब इतने अपने घर वाले होते हैं कि यार बच्चा कुछ बन के आए, तो एक वो प्रेशर झेलना। घर वालों की तो चलो ठीक समझ में आता है, रिश्तेदारों के ताने, जब आप कुछ टाइम तैयारी कर लेते हो तो रिश्तेदार ताने संभालते हैं कि भाई 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, क्या बात है निकाल नहीं पाया तू। तो वो चीजें आपकी लाइफ में आती है। और ये चीजें तो आप ठीक है, आप थोड़ा सा चीजों को अवॉइड भी कर सकते हो। एक थर्ड चीज मुझे लगता है एक आती है कि रिलेशनशिप, जैसे मुझे भी लगता है कि यार ये चीजें डिस्कस नहीं होती लेकिन करना चाहिए। आप तैयारी कर रहे होते हो तो बच्चों के डाउट होते हैं, सर रिलेशनशिप में आ गए तो मतलब, या फिर हो सकती है कि तैयारी की रिलेशनशिप के साथ रह के। तो मेरा एक पॉइंट इस पर यह रहता है कि जब आप तैयारी कर रहे हो, लेट सपोज आप किसी के, हो सकता है कि आप किसी के जो लगाव हो गया, आप किसी का आपका पार्टनर बन गया, तो उन केस में आपका ये होना चाहिए कि आपकी तैयारी से, देखो मैंने बताया कि स्टूडेंट लाइफ का एक धर्म होता है वो है स्टडी। तो आपका पार्टनर ऐसा हो कि वो आपको सपोर्ट करे चीजों में, आपको पढ़ाई में मोटिवेट करे। सो रिलेशनशिप इज हेल्दी होनी चाहिए आपकी रिलेशनशिप को मिला के। ऐसा नहीं हो कि आप पढ़ रहे हो और चीजें डिस्टर्ब हो रही हो, गलत जा रही हो आपके लिए, तो मैं मानता हूँ वो चीज गलत है। आपको लग रहा है कि मेरी रिलेशनशिप मेरी स्टडी को डाइवर्ट कर दे रही है, मेरे सिलेक्शन को, तो कहीं ना कहीं माता पिता को याद करके उससे कुछ टाइम के लिए दूर हो जाना बेटर है। और आपको लग रहा है कि माई रिलेशनशिप इज गोइंग वेल, मेरी स्टडी को अच्छा कर पा रही है चीजें, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। वन मोर थिंग, ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ में आए हो अभी तो आपको स्टूडेंट लाइफ में यार मुझे प्यार करना ही है, किसी से रिलेशनशिप में जाना ही है, इज नॉट गुड थिंग। या आपको हो पा रहा है, मतलब गो विद द फ्लो, अगर आपको चीजें हो गई हैं आपके साथ दैट्स गुड। बट आप ये नहीं सोचें कि मुझे तो ये चीजें करना ही है। लोगों को देख के देखो, क्या होता है बाहर जब आते हैं ना, तो घर तो अपने माता पिता को देख के सब चीजें ठीक लगती है, लेकिन जब बाहर आते हैं तो वहां का माहौल देख के ऐसा मन में क्रेविंग सी होती है कि हम भी ये चीजें करें। पर मैं क्या बोलता हूँ, जब जेब में अठन्नी हुई है तो क्या ही मजा है जीने का। या जब आप एक पोस्ट लेके एक पैसे के साथ जब कहीं बाहर घूमोगे ना, तो जिन चीजों के लिए आप आज चाह रहे हो कि मेरे पास हो, ये चीजें चाहेंगे कि हम आपके पास हो, मतलब हमारी एक वो बखत हो जाएगी। तो आप उस लेवल को अचीव करने की कोशिश करो। बाकी ये मेरा एक पॉइंट है। ओके, अभी जैसे बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसी गलतियां
जो एस्पिरेंट्स करते हैं अपनी तैयारी के दौरान, या फिर आपने अपने तैयारी के दौरान करी हो ऐसी मिस्टेक जो बाद में आपको रियलाइज हुआ कि शायद यार ये गलतियां नहीं करता तो मैं और जल्दी सिलेक्शन ले लेता? या फिर आप मार्केट में अभी देख रहे होगे कि बहुत सारे बच्चे, भंवर कुआं पे आप जाते हो, मुकई नगर भी आप गए हो, घूमे हो वहाँ पे, तो आपने देखा हो कि कुछ बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं। क्या ऐसी मेजर मिस्टेक से एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स को बचना चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले पाए? सबसे मेन पॉइंट होता है एक जो बच्चे करते हैं कोचिंग्स वगैरह का। आपने एक बार ऑफलाइन कोचिंग कर ली, बच्चे फिर फर्दर ऑफलाइन कोचिंग जाएंगे, फिर तीसरी बार भी जाएंगे कि हमारा थोड़ा ये डाउट है। यार आप क्यों टाइम खराब करते हो? मुझे लगता है एक बार आपको अगर आपके पास ठीक ठाक साधन है तो एक बार कोचिंग कर लो, देन इट्स इनफ। ऑफलाइन कोचिंग या कोई भी कोचिंग आप एक बार कर लो, फिर आपको लग रहा है कि मुझे इस टॉपिक में दिक्कत आ रहा है तो आप उसके लिए इंडिविजुअल पढ़ सकते हो। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर होता है कि आपको बार बार कोचिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना, ये गलती कभी नहीं करनी। सेकंड गलती होती है, आप जैसे सोचते हो कि यार मैं बहुत हाई लेवल का पढ़ लूं या बहुत लो लेवल का पढ़ लूं। इतना नहीं पढ़ना है, रिलेवेंट पढ़ना है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर का पढ़ना है। जितना आपने एसएससी का प्रीवियस ईयर लगा लिया ना, आपको उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा चीजों को लेके। तो एसएससी नथिंग बस द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स। आपने अगर वो अच्छे से लगा ली ना तो आप सिलेक्शन इजीली ले लोगे, मुझे लगता है। तो आपको बहुत ज्यादा चीजें फैलाने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, गलती ये नहीं करना है कि एक चीज को आज पढ़ा और पता है वो कभी रिवीजन ही ना हो पाई। चीजें कम पढ़ो लेकिन उनका 10 बार रिवीजन हो गया ना तो आपको वही काम आने वाली है। 200 नंबर में से आपको 200 नहीं लाने होते हैं, लेकिन आपको 150 लाते हो तो मतलब आपको जो चीजें आपने पढ़ी हैं ऑलमोस्ट वो आपको आनी चाहिए। तो आपको वो चीजें इतनी बार रिकॉल कर लेनी है कि वो चीजें खुद बोले यार कि अब तो बन ही जाते हैं चीजों का, तो आपको वो चीजें करनी है। चौथी बात होती है कि नोट्स मैंने बताया बहुत प्रिसाइज रखो और जितना हो सके मल्टीपल टाइम कॉन्सेप्ट रिवीजन करो, और हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद 250-300 क्वेश्चन लगा के ही दम लो, और टाइमिंग के साथ मतलब होता है। और एक चौथी गलती, जब आप एग्जाम में बैठते हो सबसे बड़ा फियर होता है कि आप मॉक टेस्ट भी अच्छे से दे लेते हो, जब एग्जाम में गए वहां बत्ती गुल हो जाती है। एक तो होता है एग्जाम का प्रेशर। यार देखो भाई, एग्जाम का प्रेशर लेने से तो एग्जाम निकलेगी नहीं ना, बड़ा चिल होके जाना है ना। अगर मुझे लगता है कि प्रेशर नहीं लेना है। सबसे मेन प्रेशर आता है जब आप घड़ी देखते हो, वहां की जो टाइम वो चलती है, आप जब तो आपको लगता है यार मेरे 2 मिनट 3 मिनट क्वेश्चन में दे दिए, वो बना ही नहीं मेरे से। पहले ही क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि वो 3 मिनट देने पे नहीं बन रहा है। तो आपको क्या करना होता है ना उस समय कि थोड़ा पेशेंस रखो। वो कुछ होता है क्वेश्चन टफ है तो किसी से भी ना बनाओ, तैयारी तो आपने अच्छे से की थी ना, वो नहीं बनाना, उसको छोड़ देने का। उस समय बार बार घड़ी पे नहीं देखने का कितना टाइम हो गया, छोड़ दिया। एक बार में नहीं बना, 2 बार ट्राई कर लिया, अब नहीं बन रहा, आगे बढ़े। फिर दूसरा क्वेश्चन देखा, बनेगा, नहीं बना, छोड़ दिया। आपको लग रहा है शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन नहीं बनने, तो मैं करता था 15वें क्वेश्चन पे स्विच कर गया आखिर लास्ट तक। 15 से बाद के बाद चला बहुत हलवा क्वेश्चन आ रहे हैं। एसएससी वालों की कुछ टेक्निक होती है, एग्जाम वालों की, दे टेस्ट योर पेशेंस लेवल। तो आपको इतना प्रिपेयर होना है कि आप अपना पेशेंस लेवल हमेशा बरकरार रख सकें। तो आपको ये समझना है कि शुरुआत के 4 क्वेश्चन कठिन आ गए तो लास्ट से शुरुआत कर लेता हूँ ना, लास्ट से इजी मिल जाएंगे मुझे यहाँ तो। और अगर टफ है तो सबके लिए टफ है। तो दैट्स द मेन थिंग कि आपको कभी भी एग्जाम में प्रेशर नहीं लेना है, तो ये गलती ना करेंगे। ओके, जो बच्चों का सिलेक्शन होता है एसएससी सीजीएल में, उनमें क्या ऐसी नंबर ऑफ क्वालिटीज होती हैं जो कि उन बच्चों में नहीं होती जो काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, 4 साल 3 साल हो गए? आपने ऑब्जर्व करा हो कि क्या ऐसी क्वालिटीज उनमें होती है? यार मुझे ऐसा लगता है क्वालिटीज तो बहुत ज्यादा नहीं। देखो मैं बात बोल रहा हूँ कि संघर्ष तो सब लोग करते हैं। संघर्ष तो आप लोग भी कर रहे हो, संघर्ष मैंने भी किया, बस मेरे साथ सफलता का शब्द जुड़ गया है, इसलिए आप लोग मेरे को सुन पा रहे हो। तो ऐसी कोई अलग से नहीं क्वालिटीज होती है कि हमने कुछ अलग से तीर मार लिया हो, लेकिन बस ये क्वालिटी थी कि मैं हार्ड वर्किंग रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट रहा हूँ। मैं जब भी अपने लाइफ में डाइवर्ट हुआ हूँ तो मैं अपने माता पिता को एक बार याद कर लेता हूँ कि यार उनके लिए तो कुछ कर पाऊँ एटलीस्ट। और देखो यार, हमारे पास खोने को वैसे ही कुछ नहीं होता है। स्टूडेंट लाइफ में आप क्या ही खोगे, लेकिन पाने को तो बहुत सारी चीजें हैं ना। तो एक बार उसके लिए ट्राई करना ज्यादा जरूरी है। क्वालिटीज किसी में कुछ नहीं है, थोड़ा फर्क होता है कि किसी को थोड़ा ज्यादा टाइम तक रिकॉल हो जाता है, किसी के बेसिक्स क्लियर होते हैं। लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में और फोकस होके अगर मेहनत करोगे ना तो आप अचीव जरूर कर लोगे। और ये होता है किसी को देख के बार कंपेयर नहीं करना है, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। एक हमारे सर ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि इस रेस में हमको चलना है जीतने के लिए, ना कि किसी और को हराने के लिए। तो आप अपनी जगह पे इतने सही रहो ना कि आपकी तैयारी इतनी सही रहे कि आप सिलेक्शन इजीली ले लो, किसी को आपको हर्ट करने की भी नीड ना पड़े। तो ये ओके, अभी मोटिवेशन की बात करते हैं। आपकी जर्नी में, आपके तैयारी के दौरान जब आप एस्पिरेंट फेज में थे, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता था कि आपको लगातार मोटिवेट कर रही है वो चीज़ कि मुझे
10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना 2 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, 10 दिन बर्बाद कर देते हैं, फिर से वो 5 दिन पढ़ाई करते हैं। सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था जो आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर रहा था? सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरी लाइफ का, जैसे सबकी लाइफ में होगा और मेरी लाइफ में भी था, कि एक तो पेरेंट्स थे कि उन्होंने इतना बिलीव करके, इतना ट्रस्ट करके बाहर भेजा, तो एक तो उनके लिए पढ़ना है। और फिर दूसरी चीज़ ये होती थी कि हमारे घर पे जैसे खेती बाड़ी भी थोड़ी है, तो जब घर जाता था तो मैं खेत में काम भी किया है मैंने कुछ समय, तो मुझे लगता था यार पढ़ाई करना बहुत ईजी है। मतलब घर पे पंखे की हवा में, एसी की हवा में बैठ के पढ़ लेना बहुत ईजी है। जब 15-10 घंटे आप धूप में चिलचिलाती गर्मी में काम करते हो, तो वो चीज़ें मैंने लाइव जब देखी है ना, तो मुझे लगा यार पढ़ना तो बहुत ईजी है ना इस कंपेयर में। 10 घंटे क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं, जब भी 10 घंटे यहाँ पे काम कर पा रहे हैं, मजदूर जब लोग काम करते हैं और उनमें और हमें ज्यादा फर्क भी नहीं होता अगर मान लो आज सिलेक्शन लेके यहाँ नहीं बैठे होते तो वही होता है कि आपने जितने चीजों को लाइटली लेके चलते हो, बाद में वो चीजें उतनी ही डार्क बन के जो है अपनी लाइफ में आती हैं। तो मैंने उन चीजों को कभी लाइटली नहीं लिया, मुझे लगा कि यार मेहनत इतनी अच्छे से करनी है ना कि सफलता शोर मचाए एक दिन, और एक्चुअल में वही हुआ। कभी भी मैंने एक, मतलब मेरी लाइफ में एक पॉइंट है कि मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया था चीजों को लेके। उसका पॉइंट ये था कि जब मैं सुबह लाइब्रेरी जाता था तो मैं हमसे बताया 9 बजे जाता था और रात को 9 बजे आता था, तो मैं अपने आप से एक सवाल पूछता था कि यार मेरा आज का दिन वर्थफुल रहा था कि नहीं रहा था। तो मेरे अंदर सवाल आता था कि मेहनत तो काफी की, अब बाकी जो भी चीजें हों, रिग्रेट उस पॉइंट पर था आपने मेहनत नहीं की, आपने धोखा दिया हो किसी को, अपने आप को भी धोखा नहीं दिया, फैमिली को भी धोखा नहीं दिया, तो फिर कैसा रिग्रेट होना। और एक और चीज आपने बताया कि 2-3 दिन 4 दिन पढ़ाई होती है हफ्ते में, कई बार होता है हफ्ते में 1 दिन तो हमेशा बेकार जाता है। हमारे साथ भी होता था कि यार हफ्ते में 1 दिन बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं हुई, तो उसमें मैं क्या करता था कि थोड़ा बहुत जितना मुझे लग रहा है उतना मैं कोशिश करता कि यार 10 घंटे नहीं हो रही ना पढ़ाई, नहीं होती, हम मशीन तो है नहीं, ह्यूमंस है, तो उस दिन में 2-4 घंटे जितना भी हो रहा लाइटली कुछ रिकॉल कर लिया, हल्का फुल्का मॉक टेस्ट दे दिया, थोड़ा बहुत हल्का सा मन हुआ थोड़ा बाहर टहल लिए, तो 1 दिन होता है हफ्ते में। आपको यह है कि अगले दिन उसको फिर आपको कवर करना है चीजों को, तो आपको गिल्टी नहीं फील करना है कि मेरा 1 दिन बिगड़ गया, 2 दिन बिगड़ गए। स्टूडेंट लाइफ में होता है, बस आपको ये कि बी पेशेंस और आपको आगे वाले दिनों में चीजें कवर करते चलना है। That's the point. ओके, चलिए काफ़ी स्ट्रेटजी डिस्कस कर ली, बहुत सारी बातें हमने एस्पिरेंट्स के लिए डिस्कस कर ली जो बहुत हेल्पफुल होंगी। अभी हम बात करते हैं आपके एक्सपीरियंस की। जब एक्साइज इंस्पेक्टर आप बने और अभी आपके 1.5 साल गुजर गए सर्विस में भी, तो क्या अनुभव अब तक आपके रहे और लाइफ कैसे बदली आपकी उस टाइम से और अब तक? कैसे अनुभव हैं, क्या एक्सपीरियंस है? ऑफिस के बारे में थोड़ा बताओ और थोड़ा सोशली भी बताओ कि कैसे अनुभव है और कितना अच्छा लगता है अब सोशली स्टेटस बढ़ा होगा आपका, और भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आई होंगी जो पहले नहीं होती थी। लाइफ कैसे बेटर हुई है? हाँ, ये चीज़ें आप समझ में आती हैं, जिससे पहले समझ में नहीं आई, लेकिन एक होता है ना सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। यार कभी भी स्टूडेंट लाइफ में भी आप हो ना, तो ये नहीं सोचना कि वो लोग क्या कहेगा। लिव द लाइफ जिस वे में आप उसको लव करते हो, जिस वे में आपको अच्छी लगती है जिंदगी, उस वे में जियो। बस अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखो अपने फेज में। अब सेकेंड चीज़ होती है जब सिलेक्शन हो जाता है, यार चीज़ें बहुत बदलती हैं। बहुत तो नहीं, लेकिन मेरा स्टार्टिंग फेज ऐसा रहा था कि फाइनेंशियली बहुत आप हद तक चीज़, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस डिपार्टमेंट में हूँ, सेंट्रल जीएसटी एक्साइज डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, 70-80 हज़ार रुपये के आसपास सैलरी इन हैंड आती है आपके पास। मतलब तो इतना बड़ा अमाउंट ईयरली हम देखते थे, लेकिन आज हम जब जेब में हमारा इतना बड़ा अमाउंट आता है तो बहुत खुशी होती है, बहुत गर्व भी होता है कि यार इतना अच्छा कर पाए हम चीज़ों को लेके। तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, जब मैं सिलेक्शन लेके और जो डिपार्टमेंट में आया तो मैं 3-4 महीने ना डिप्रेशन में रहा था। आप सोचोगे कि यार ये से कौन सी बात होती है। ड्रीम पोस्ट थी मेरी एसएससी सीजीएल के थ्रू एक्साइज इंस्पेक्टर बनना, मुझे होम पोस्टिंग मिल गई घर के नजदीक भी, लेकिन फिर भी मैं डिप्रेशन में था। उसका रीजन ये रहा था कि मैं क्या सोच के आया हूँ कि यार बस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए फिर तो बिल्कुल आराम कर फरमाएंगे, चीजें बिल्कुल चीजें चलेंगी। लेकिन यहाँ चीज समझ में आई कि यार चीजें ना बहुत, मतलब आप एक लेवल क्रॉस कर चुके हो, आप इस लेवल पे आ चुके हो। अब यहाँ पे आप जैसे आपसे बहुत अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे, तो आपको जब उनके बीच में रहना है ना, तो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालना है चीजों को लेके। तो डिपार्टमेंट में जब मुझे ये समझ में आई, तो फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को गेन किया। और वही चीजें आपको बता रहा हूँ जो मेरे मॉर्निंग एक्सरसाइज होती हैं, मेडिटेशन हो गया, ये चीजें बहुत हेल्प की उस समय भी रिकवर करने में। तो हर एक स्टूडेंट को ना ये चीजें कंटिन्यू करनी चाहिए। बाकी चार्म जो आपको बताऊँ मैं एक्साइज डिपार्टमेंट का, बहुत बढ़िया है। सैलरी आपको बताई दी मैंने, 70-80 हज़ार रुपये इन हैंड आपको सैलरी मिलती है, आप किसी सिटी में भी रहो। उसके बाद 3 यूनिफॉर्म आप देख पा रहे हो, कैप है, 3 स्टार हैं। जब आप ऐसे वर्दी में निकलते हो तो जो लोग ताने मारते थे शायद वो कुछ कह नहीं पाते हैं आज। ये सबसे मतलब एक होता है कि
वो लोग देख के एक प्यारी सी स्माइल दे देते हैं। और मतलब मुझे लगता है कि मैं उस सम्मान के पीछे मैं भी एक बार सोचा था कि मुझे एक सोसाइटी में इज्जत मिले, रेपुटेशन मिले। जो लोग मुझे नाम से नहीं जानते होंगे पहले कुछ कारण से, आज वो मेरे नाम से और मेरे पिताजी को नाम से जानते हैं कि यार ये इनका लड़का है, सिलेक्ट हो गए, तो बहुत अच्छा लगता है, ये चीज़ें अच्छी लगती है। उसके बाद मुझे लगता था पहले कि यार मुझे कोई पसंद आया तो मुझे, लेकिन वो चीज़ें जब आपको बैक में मिलती है कि आपको कोई चाहने लगे, वो चीज़ भी हुई है सिलेक्शन के बाद, तो बहुत अच्छा लगता है कि यार जिस मुकाम को हम हासिल करना चाह रहे हैं वो मिला। और मुझे लगता है मुकाम मिला नहीं है, चीज़ें और भी आगे कंटिन्यू हैं, लाइफ में बहुत कुछ सीखना है। तो कभी भी ये मत सोच के बेटे कि बस ये मेरा मिल गया और ये चीज़ें एंड है, चीज़ें फर्दर बहुत आगे हैं, एक लेवल क्रॉस करने के बाद दूसरा लेवल, देन इस तरीके से। चलिए, बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं। अभी इस इंटरव्यू के आखिर में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हम पूछना भूल गए या कुछ छूट रहा है जो और बच्चों को बताना चाहते हो आप, या फिर आखिर में क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहोगे? तो आखिर में सभी एसएससी एस्पिरेंट के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि माना चांदी के सिक्कों की चमक ना सही, पर इस खोटे सिक्के की खनक दिखानी है। माना लाखों चिरागों जैसा उजाला नहीं, लेकिन चिमनी की लो में हीरे की चमक दिखानी है। चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने अपना कीमती समय दिया। साथियों, बता दूं कि रात के 3 बजे हम ये इंटरव्यू शूट कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, तो इसकी थोड़ी लाज रख लेना, लाइक कमेंट शेयर कर देना, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए, हम ऐसे ही काम करते रहे अच्छे से। और हमारा यही टारगेट है कि जो गाँव से बिलोंग करते हैं बच्चे, जो छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, उनके लिए ऐसे ही मैं हेल्प करता रहूँ, टॉपर से मिलवाता रहूँ। अर्जुन भाई का यही उद्देश्य था, ठीक है, कि सुबह इनको ऑफिस जाना है लेकिन फिर भी बैठे अभी और इंटरव्यू शूट कर रहे हैं। उनका भी यही उद्देश्य है कि उनके जैसे जो बच्चे गांव से निकल कर आ रहे हैं, उनका जो सपना है वो भी सपना पूरा कर सकें, उनका भी उनकी जर्नी में कुछ थोड़ा बहुत योगदान हो सके। और बाकी आपके कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज होते हैं, आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भेजो, कमेंट करके पूछो, है ना। आप सोशल मीडिया से जुड़ सकते हो अर्जुन भाई के, इनका भी चैनल है यूट्यूब पे, उसका लिंक इनके इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हो। बाकी ऐसे जुड़े रहो और तैयारी करते रहो, मोटिवेशन से भरे रहो। अभी काफ़ी अच्छा समय आपके पास 2025 के लिए, है ना। और एक इनिशिएटिव भी हमने बहुत अच्छा लिया है एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए, कि हम एक कैंपस, रेजिडेंशियल कैंपस बनाया है जहाँ पे हम बच्चों को रख के तैयारी करवाते हैं, उनके रहने की व्यवस्था, उनकी खाने की व्यवस्था, उनकी लाइब्रेरी, उनकी फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटरशिप, गाइडेंस। एक नॉमिनल फीस 10,000 रुपये फीस होती है महीने की, इसमें सारे खर्चे इंक्लूड होते हैं। तो वहाँ पे रह के भी आप तैयारी कर सकते हो, उसकी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। बाकी आप यूट्यूब पे सर्च करिए मेंटर 365 गुरुकुल, उसकी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ तक वीडियो देखने थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।